नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निरंतर प्रयास कर रहे होंगे। आइए दैनिक समसामयिक की सीरीज प्रारंभ करते हैं और डेली की तरह आपको ऊर्जावान बनाए रखने के लिए दो शब्द मोटिवेशनल के रूप में, जिस काम में काम करने की हद पार ना हो वो काम किसी काम का नहीं है। यहाँ आपको ये बताने की कोशिश की गई है, आपकी सफलता में जो आपका सहयोग होना चाहिए, जब तक वह पूरे मन से ना हो तो उस सफलता का कोई अर्थ नहीं है। आपको अपने सफलता के लिए जितना भी हो सकता है वो अपना 100% देना चाहिए और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। आइए इसी क्रम में बढ़ते हैं। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, गर मिल जाए दरिया तो समंदर की तलाश कर, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर। आप अपने आप को इतना मजबूत बनाइए, परीक्षा चाहे जो भी हो उस परीक्षा में सफल होके ही रहे। आइए इसी क्रम में बढ़ें और देखिए आज का पहला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने अप्रैल 2022 में जिला गंगा समितियों के प्रदर्शन के लिए डैशबोर्ड लॉन्च किया। अब यहां विकल्प पहला दिया गया है आपका अर्जुन मुंडा, दूसरा दिया गया है पीयूष गोयल और तीसरा दिया गया है गजेंद्र सिंह शेखावत और चौथा विकल्प दिया गया है आपका निर्मला सीतारमण। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर आपका होगा वह विकल्प नंबर सी होगा, गजेंद्र सिंह शेखावत जी। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा यह प्रयास किया गया है और इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य जो है गंगा और नदियों के जल प्रबंधन का उचित व्यवस्था। अब यही अगर हम बात कर लें, हाल ही में कैच द रेन नामक योजना का शुभारंभ किसने किया? तो राष्ट्रपति महोदय रामनाथ कोविंद जी ने किया। साथ ही साथ अगर हम बात करें राष्ट्रीय जल पुरस्कार के रूप में किसे सम्मानित किया गया? तो ये आपको राज्यों में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों को क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय के रूप में सम्मानित किया गया और संगठन के रूप में माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को संगठन के रूप में पहला स्थान दिया गया। अगर हम बात करें यहीं पे SDG इंडेक्स में स्वच्छ जल का किस इंडेक्स में बात की गई है? तो इंडेक्स नंबर 6 में स्वच्छ जल की बात की गई है। साथ ही साथ हाल ही के दिनों में स्टॉकहोम जल पुरस्कार का भी घोषणा किया गया है। तो ये किस दिन, ये किनको दिया गया है? तो ये बेलफास्ट को दिया गया है। साथ ही साथ अगर हम देखें विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को, प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 2022 का जो विश्व जल दिवस की थीम है, अदृश्य जल को दृश्यमान बनाना है। आइए इसी क्रम में अगर हम देखें तो हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी 3 दिन के दौरे पर हैं, विदेश दौरे पर। ये कहाँ गए हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं, यहां से भी प्रश्न बनने की संभावना है। अगर हम यही बात करें निर्मला सीतारमण जी के बारे में, तो भारत की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री हैं। अगर यहीं पे बात किया जाए दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था में बजट सब का उल्लेख मिलता है या नहीं? तो बजट सब का उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन वार्षिक वित्तीय वितरण
वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख मिलता है और यह अनुच्छेद 112 में है। यह भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर अर्जुन मुंडा जी के बारे में बात करें तो ये जनजातीय केंद्रीय मंत्री हैं। अगर यहाँ से बात किया जाए कि किस अनुच्छेद में जनजातियों का वर्णन है, तो अनुच्छेद 338 ए में जनजाति का वर्णन है। और ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो 89वां संविधान संशोधन के द्वारा जनजाति को जोड़ा गया था। आइए इसी क्रम में आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पशुपालन विभाग ने 2022 में वन हेल्थ फ्रेमवर्क को लागू करने की योजना बनाई। यहां पर वन हेल्थ फ्रेमवर्क की बात की जा रही है। तो पहला आपका दिया गया ऑप्शन उत्तराखंड, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा मेघालय और चौथा दिया गया है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों यहाँ का जो सही आंसर आपका होगा विकल्प नंबर ए होगा उत्तराखंड। अब यहीं से उत्तराखंड से संबंधित कुछ जानकारी इकट्ठा कर लें। तो उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ था। और साथ ही साथ अगर हम उत्तराखंड में हाल ही के दिनों में विधानसभा का चुनाव हुआ है, तो यहाँ पर विधानसभा की सीटें कितनी हैं, तो यहाँ पर 70 सीटें हैं। 70 सीटों में 47 सीटें भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो पुष्कर धामी जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अब यहाँ अगर हम बात करें लाइकेन पार्क, पॉलिनेटर पार्क, हर्बल पार्क की स्थापना भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया, तो उत्तराखंड में किया गया। उत्तराखंड को देवों की भूमि के नाम से जाना जाता है। देवों की भूमि किस प्रदेश को कहा जाता है, किस राज्य को कहा जाता है, तो उत्तराखंड को कहा जाता है। अगर हम बात करें यही उत्तराखंड से संबंधित अन्य जानकारियों के परिप्रेक्ष्य में, तो देखें फूलों की घाटी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, तो फूलों की घाटी के नाम से उत्तराखंड प्रसिद्ध है। अगर ये हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करें तो हिम प्रहरी योजना का संबंध किस राज्य से है, तो वो हिमाचल प्रदेश से है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री जी हैं जयराम ठाकुर जी हैं। और हिम प्रहरी का उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए हिमाचल प्रदेश के जिलों में भारतीयों को बसाना और सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराना। अगला आपका दिया गया है मेघालय। तो यहां से पूछा गया है प्रश्न कि गारो खांसी जयंतिया नामक पहाड़ी कहां पाई जाती है, तो मेघालय में पाया जाता है। और ये यहां पर गारो खांसी जयंतिया नामक जनजात रहता है, इसी कारण इसे गारो खांसी जयंतिया के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जाता है विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो मेघालय में चेरापूंजी के मासिन राम में विश्व का सर्वाधिक वर्षा होता है। अगर यही हाल फिलहाल के दिनों में उत्तर प्रदेश से संबंधित बात करें, तो उत्तर प्रदेश में अभी हाल फिलहाल के दिनों में योजना चालू किया गया है स्कूल चलो अभियान। इस अभियान का आशय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में 100% नामांकन को सुरक्षित रखना से है। और यहाँ से प्रश्न और भी आवश्यक है कि इसको कहाँ से प्रारंभ किया गया, तो श्रावस्ती से प्रारंभ किया गया। किसके द्वारा, योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ये प्रारंभ किया गया। आपसे एक प्रश्न बनता है साक्षरता के क्रम में कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर किस जिले में है, तो वो श्रावस्ती में है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ें और देखिए हमेशा की तरह यहां पर भी आपको स्टैटिक जीके के रूप में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है जो कि आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे आपका केसरी, ये मराठा और गीता रहस्य, ये किसकी बुकें हैं, तो ये बाल गंगाधर तिलक की हैं। बाल गंगाधर तिलक की है। अब यहाँ ये केसरी जो है ये मराठी भाषा में
प्रकाशित होता था, जबकि मराठा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। इस बात को ध्यान में रखना है। कर्मयोगी, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन ये किसकी बुक है? तो अरविंद घोष की है, अरविंद घोष की है। साथ ही साथ बंगाली ये नेशन इन मेकिंग ये किसका है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी का है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी का है। अगर हम बात करें संवाद कुमुदी का, तो ये राजा राम मोहन राय का है। साथ ही साथ करें बात अगर कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया का, तो ये एनी बेसेंट का है। यहां दोस्तों आपको मिस नहीं करना है, न्यू इंडिया अगर पूछा जाता है तो एनी बेसेंट होगा, अगर यंग इंडिया यहां पर दे दिया जाए तो महात्मा गांधी होगा। अगर यंग इंडिया प्रश्न में है तो वो महात्मा गांधी होगा, महात्मा गांधी होगा। आइए इसी क्रम में आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में किस दिन को मनाया गया? आपका विकल्प दिया गया है, पहला 2 अप्रैल, आपका दूसरा दिया गया है 7 अप्रैल, तीसरा दिया गया है 14 अप्रैल और चौथा दिया गया है 24 अप्रैल। तो यहां पर आपको जो विकल्प नंबर बी दिया गया है 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष, 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 अप्रैल 1948 को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय जो है वो जिनेवा में है। साथ ही साथ इसके अध्यक्ष जो हैं टेड्रोस गब्रेसस जी हैं। अब यहां पर अगर हम बात करें थीम की तो हमारा ग्रह और हमारा स्वास्थ्य, आर प्लैनेट आर हेल्थ, ये 2022 की थीम है। अगर हम यही बात कर लें दोस्तों 14 अप्रैल की, तो वी आर अंबेडकर जी की परिनिर्माण दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है और इनके परिनिर्माण भूमि को चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता है। यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण कोट है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ज्यादा दहाड़ेगा। यकीन मानिए इस कोट के द्वारा आपके अंदर एनर्जी का प्रवाह होना ही चाहिए, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होना ही चाहिए कि शिक्षा ही एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा आपको अधिक से अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसी क्रम में आइए आपसे पुनः एक बार कहेंगे, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। आपको हारना नहीं है, सफलता आपके पास आके ही रहेगी। आइए अब बी आर अंबेडकर जी से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान के किस अनुच्छेद को इन्होंने संविधान की आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो बी आर अंबेडकर जी ने कहा है। अगर हम बात करें 24 अप्रैल के बारे में दोस्तों, तो पंचायती दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 अप्रैल को पंचायती दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि 24 अप्रैल को ही 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज्य का गठन की अनुशंसा की गई थी। अगर हम बात करें कि पंचायत के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 40 में पंचायतों की गठन की बात की गई है। साथ ही साथ अगर हम देखें पंचायती राज व्यवस्था के जनक किसे कहा जाता है, तो बलवंत राय मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का जनक कहा जाता है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़े। हाल ही में भारत ने 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष
में कितना यूएसडी देने की घोषणा की? 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 1,50,000 यूएस डॉलर। अब यहां पर जो आपका विकल्प सही आपका है, आंसर नंबर डी है 1,50,000 यूएस डॉलर। अब यहां हम जाने दोस्तों कि ये संयुक्त राष्ट्र कोष से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसकी स्थापना जो है उन 2005 में कोफी अन्नान जी की अध्यक्षता में किया गया। और भारत संस्थापक देशों में से एक है। और जो सहयोग की राशि के क्रम में देखा जाए तो भारत तीसरा सबसे बड़ा सहयोग राशि देने वाला देश है। अगर हम यही बात करें कि इसकी संस्था का उद्देश्य क्या होता है, तो विश्व में लोकतंत्र को मजबूत करना ये उसका उद्देश्य है। इसी से संबंधित लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान 2021 लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो 43वां है। जबकि सर्वोच्च पहला स्थान किसका है? तो वो स्थान नॉर्वे का है। ये बातों को आपको ध्यान में रखना है। अब यही बात हो रही है दोस्तों लोकतंत्र से संबंधित, तो हम यही देख लें भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में निर्वाचन आयोग का गठन दोस्तों 1950 ईस्वी में किया गया था। और इसके पहले अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। अगर बात करें कि प्रेजेंट समय वर्तमान में कौन है, तो 24वें निर्वाचन आयुक्त के रूप में सुशील चंद्रा जी हैं। अगर हम बात करें राज्य व्यवस्था में निर्वाचन आयोग का गठन किस भाग में है? भाग 15 में है। और अनुच्छेद की बात करें दोस्तों तो 324 अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में बात की गई है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस वित्तीय संस्थान द्वारा वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था का विस्तार 7.5% रहने का अनुमान लगाया गया? यहां देखिए पहला दिया गया है एडीबी, दूसरा दिया गया है एआईआईबी, तीसरा दिया गया है मूडीज, चौथा दिया गया है क्रिसिल दिया गया है क्रिसिल। तो यहां जो सही विकल्प आपका होगा, आंसर नंबर ए होगा एडीबी, एशियाई विकास बैंक। अब यहां हम जाने इसकी स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना 1966 ईस्वी में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहां है? तो इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। साथ ही साथ इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष आशा कावा है। आइए इसी क्रम में आगे देखें। अगला यहां से देखिए, पुनः बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का आपको कलेक्शन दिया गया है। जैसे यहां पूछा जा रहा है जेरेंटोलॉजी से किसका अध्ययन किया जाता है? तो वृद्ध या वृद्धावस्था का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जेरेंटोलॉजी कहलाता है। पैडोलॉजी क्या कहलाता है? मृदा का अध्ययन पैडोलॉजी कहलाता है। सेरीकल्चर क्या कहलाता है? रेशम उत्पादन सेरीकल्चर कहलाता है। पीसी कल्चर क्या कहलाता है? मछली का उत्पादन पीसी कल्चर कहलाता है। और ओंकोलॉजी क्या है? कैंसर के अध्ययन को ओंकोलॉजी कहते हैं। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ें। देखिए हाल ही में ओहियो स्टेट सीनेट ने किस फिल्म
किसकी फिल्म द कश्मीर फाइल को सम्मानित किया है? यहां बात हो रही है ओहियो स्टेट सीनेट की। अब यहां विकल्प जो आपके दिए गए हैं, पहला दिया गया राम गोपाल वर्मा, दूसरा दिया गया सुभाष घई, तीसरा दिया गया विवेक अग्निहोत्री और चौथा दिया गया है अनुराग कश्यप। तो यहां पर देखिए विकल्प नंबर सी जो आपका होगा आंसर, ये सही होगा, विवेक अग्निहोत्री। विवेक अग्निहोत्री जी द्वारा निर्देशित फिल्म द कश्मीर फाइल्स है। इसमें कश्मीर में ब्राह्मणों के ऊपर हुए अत्याचारों को दिखाया गया है, इसी कारण ओहियो स्टेट सीनेट ने इसे सम्मानित किया है। अगर हम यही बात करें दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों के संबंध में, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में आपको याद रखना है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म ये शेरशाह है। और अगर हम बात करें फिल्म ऑफ द ईयर के बारे में, तो ये पुष्पा है। और अभिनेता के बारे में अगर बात करें, अभिनेता कौन है सर्वश्रेष्ठ, तो ये कौन है, तो ये रणवीर सिंह है। और अगर अभिनेत्री की बात करें तो ये कीर्ति सेनन है। ये कीर्ति सेनन जो है मिमी फिल्म के लिए और रणवीर सिंह जो है 83 फिल्म के लिए सम्मानित किए गए। इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ें और देखें हाल ही में दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 किस वर्ष के अधिनियम में संशोधन करना चाहता है। अब यहां आप देखिए कह रहे हैं दिल्ली नगर निगम संशोधन अधिनियम। अब यहां विकल्प आपका दिया गया है 1957, दूसरा 1956, तीसरा 1966 और चौथा दिया गया है 1972। तो यहां से आपको समझना है कि दिल्ली नगर निगम ने विधेयक में संशोधन बिल पास करने की बात हो रही है, तो किस अध्यादेश किस अधिनियम में संशोधन किया जाएगा, तो आपका ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1957 ईस्वी के अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। अगर हम बात करें दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में, तो प्रेजेंट समय में 4 नगर निगम के रूप में दिल्ली 4 नगर निगम के रूप में दिल्ली स्थित है। अगर यही हम बात कर लें दिल्ली से संबंधित, तो 69वां संविधान संशोधन दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के रूप में घोषित किया गया था। साथ ही साथ अगर हम बात करें 1911 में दिल्ली दरबार के आधार पे कलकत्ता को राजधानी से दिल्ली राजधानी के लिए स्थानांतरित किया गया था। अगर हम बात करें ही राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने किया था, तो एडविन लुटियन ने किया था। और अगर हम यही बात करें कलकत्ता का, तो जॉब चार्नॉक ने कलकत्ता का स्थापना किया था। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ें और आगे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ भी दिया गया है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था, 1956 में। और इसी के आधार पे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्यों का गठन किया गया। 1966 ईस्वी में हरियाणा का गठन किया गया। और 1972 से आपको ध्यान रखना है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 1972 ईस्वी में पारित किया गया था। आइए इसी क्रम में आगे बढ़े। यहां देखिए और भी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, जैसे दिया गया है सरस्वती सम्मान। तो यहां हम जाने कि सरस्वती सम्मान प्रारंभ तब कब किया गया, तो 1991 ईस्वी में सरस्वती सम्मान दिया जाना प्रारंभ किया गया। पहला सरस्वती सम्मान किसे मिला, तो हरिवंश राय बच्चन जी को पहला सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। अब यहां बात करें हम 30वां और 31वां। 30वां सरस्वती सम्मान जो है ये शरण कुमार लिम्बाले जी को दिया गया था। और 31वां सरस्वती सम्मान रामदरस मिश्रा जी को दिया गया। अगर हम व्यास सम्मान की बात करें, 30वां व्यास सम्मान जो है ये शरद
शरद पगारे जी को दिया गया। और 31वां व्यास सम्मान असगर वजाहत जी को दिया गया। अगर हम यही बात करें साहित्य अकादमी पुरस्कारों सम्मान का, तो ये सबसे पहले 1954 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। और हिंदी भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा, अंग्रेजी भाषा के लिए नमिता गोखले और उर्दू भाषा के लिए चंद्रभान ख्याल को सम्मानित किया गया। अगर हम बात करें यहीं जीडी बिरला पुरस्कार, तो सुमन चक्रवर्ती जी को जीडी बिरला पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। चमेली देवी पुरस्कार की बात करें तो ये नीतू सिंह को चमेली देवी पुरस्कार दिया गया। पुलित्जर पुरस्कार जो है ये निताली डियाज को दिया गया। आइए इसी क्रम में दोस्तों आगे बढ़े। अगला है, हाल ही में किसे अगले विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अब यहां आपके विकल्प जो दिए हैं, पहला दिया गया हर्षवर्धन श्रृंगला, दूसरा दिया गया अरुण कुमार मिश्रा, तीसरा दिया गया मनोज पांडे और चौथा आपका विकल्प दिया गया है दोस्तों विनय मोहन क्वात्रा। तो इसका जो सही आंसर आपका होगा दोस्तों विनय मोहन क्वात्रा होगा। अब यहां अगर हम जान लें विदेश सचिव से संबंधित कुछ जानकारियां, तो वर्तमान समय में भारत के जो विदेश सचिव हैं वो हर्षवर्धन श्रृंगला जी हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला जी अप्रैल माह में रिटायर हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें विनय मोहन क्वात्रा जी के, तो इनका राजनीतिक समझ विदेशों के परिप्रेक्ष्य में बहुत मजबूत है और इन्होंने फ्रांस में राजदूत के रूप में कार्य किया है। प्रधानमंत्री के कार्यालय में इन्होंने लंबे समय तक सेवा दी है। साथ ही साथ इनके पास जो विदेश नीति है इनकी, ये अच्छी मानी जाती है। इसी कारण इन्हें अगले विदेश सचिव के रूप में नियुक्ति की बात की गई है। अगर हम बात करें अरुण कुमार मिश्रा जी का, तो अरुण कुमार मिश्रा जी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। बात करें हम मनोज पांडे जी के बारे में, तो ये अगले थल सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो मनोज पांडे जी को नियुक्त किया गया है और ये मनोज मुकुंद नरवणे जी का स्थान लेंगे। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़े। अगला है, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने 6 अप्रैल 2022 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। अब यहां देखिए विकल्प पहला दिया गया है 42वां संविधान 42वां, दूसरा दिया गया है 45वां और तीसरा दिया गया 50वां और फिर डी ऑप्शन दिया गया है 20वां। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, आंसर नंबर ए होगा 42वां। अब अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में, तो सबसे पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा जनसंघ पार्टी के रूप में इसकी नींव रखी गई थी। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के रूप में पूछा जाए तो 1951 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहीं आपके भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में, तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी हैं, जगत प्रकाश नड्डा जी हैं। अगर हम बात करें लोकसभा के नेता के रूप में तो नरेंद्र मोदी जी हैं।
साथ ही साथ अगर हम बात करें राज्यसभा के नेता के बारे में तो पीयूष गोयल जी हैं, पीयूष गोयल जी हैं। और अगर हम सीटों के सापेक्ष देखें तो लोकसभा में 301 सीटें, जबकि राज्यसभा में 101 सीटें भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है। साथ ही साथ अगर हम यहीं पे देखें कि भारत में राष्ट्रीयकृत राजनैतिक पार्टियों की संख्या कितनी है, तो राष्ट्रीयकृत राजनैतिक पार्टियां जो भारत में है दोस्तों, ये टोटल 8 पार्टियां हैं। और हाल के ही दिनों में जो एक 8वीं पार्टी के रूप में जुड़ी है उसका नाम पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी है, पीए संगमा जी की ये पार्टी है। आइए इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में रिचर्ड हार्वर्ड का निधन हो गया, उनका संबंध किस देश से है या वो किस देश से कवि थे? तो यहां देखिए आपका दिया गया है न्यूजीलैंड, दूसरा दिया गया ऑस्ट्रेलिया, तीसरा दिया गया है साउथ अफ्रीका और चौथा दिया गया अमेरिका। तो सही जो आंसर आपका होगा दोस्तों, ये अमेरिका के प्रसिद्ध कवि थे। साथ ही साथ इनको प्रीतिकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अब यहीं पे अगर हम एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न देखें तो हाल ही में महिला विश्व कप का आयोजन न्यूजीलैंड में हुआ था, उसके विजेता टीम के रूप में कौन चुना गया? तो ऑस्ट्रेलिया है। और सर्वाधिक बार महिला विश्व कप जीतने वाली विश्व की टीम कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलिया है, इसने 7 बार जीता है। तो यहां से यह भी ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलिया ने किस टीम को हराया है? तो इंग्लैंड को हराया है। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो महिला विश्व कप अभी तक भारत नहीं जीत पाया है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए यहाँ राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण समितियां दी गई हैं जो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी। साथ ही साथ अगर संघीय संविधान की बात करें समिति का तो इसके भी अध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी। अगर प्रांतीय संविधान समिति की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति, तो इसके भी अध्यक्ष जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जबकि प्रक्रिया नियम समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे। दोस्तों ये सारे प्रश्न जो हैं आपकी सफलता के लिए बहुत ज्यादा अति आवश्यक हैं। आप इनको 1 से 2 बार रिकॉल कर लीजिए, देख लीजिए और देखने के बाद आप इनको समय समय पर समराइज करते रहिए, देखते रहिए। आप यकीन मानिए ये सारे प्रश्न बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे और आपकी सफलता के लिए ये हर कदम आपके साथ खड़े रहेंगे। इसी क्रम में आप लोगों से यही कहना चाहेंगे, आप अपना और अपने परिवार का खूब सारा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।